हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, अब आगे हम देखते हैं कि उस गुई के पास तो इनक्रेडिबल स्टैमिना होता है जिसका मुकाबला जीमा नहीं कर पा रहा था। आगे इधर डक्शन और हैमर जो कि बेहोश पड़े होते हैं उन्हें भी होश आता है और वे लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब उस स्नेक का इनर कोर तो इनके हाथों नहीं लगा और ना ही उस गुई का मुकाबला ये लोग कर पाएंगे, इसीलिए ये लोग यहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी इनका रास्ता वही क्रोकोडाइल रोकता है जिसके पेट में अब भी हुयांग था। अब ये लोग उस क्रोकोडाइल से बचने के लिए शशि को एज अ चारा उसके सामने फेंक देते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल भी चालाक होता है। वो अपना क्लोन यहाँ पे बनाता है और इन दोनों के पीछे लगा देता है और दूसरी तरफ वो खुद शशि को खाने के लिए अब तैयार था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस गुई से फाइट करने के दौरान जीमा यहाँ पे हर्ट हो जाता है और उसके पैर में वो ब्लेड जा लगता है और इस घायल अवस्था में वो उस गुई से मुकाबला नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो अपने तिलिस्मान का यूज करता है और वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। अब आगे वो पहला क्रोकोडाइल जैसे ही यहाँ पे शशि को निगलने वाला होता है, उसे बचाने के लिए यहाँ पे शिंजो आ जाती है और ये दोनों मिलकर के उस क्रोकोडाइल से फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उस दूसरे क्रोकोडाइल को देखते हैं जो तेजी से डक्कन और हैमर का पीछा कर रहा होता है और यहाँ पे गुफा में एक रोशनी सी दिखाई देती है जिससे उन्हें लगता है कि उन लोगों ने बाहर के जाने का रास्ता ढूंढ लिया है। लेकिन जैसे ही वो उस होल के अंदर इंटर होते हैं उन्हें पता चलता है कि इन्होंने जहाँ से शुरुआत की थी वे लोग तो वहीं पे आ चुके हैं। अब ये सीन फनी भी होता है और मजेदार भी। यहाँ पे इन सभी की उन क्रोकोडाइलों के साथ फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पे हम देखते हैं कि डक्कन और हैमर ने भी अपने अपने स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया था। इधर दूसरी तरफ जीमा जो कि हर्ट हो चुका था वो बार बार उस गुई के अटैक से बचता है अपने तिलिस्मान का उपयोग करते हुए, लेकिन वो गुई हाथ धो करके उसके पीछे पड़ जाता है और उसे बार बार ढूंढ लेता है। इधर हम हुयांग को अभी भी उस क्रोकोडाइल के पेट के अंदर ही देखते हैं जहां उसने अपने आप को बचाने के लिए उस जायंट स्नो के अंदर से निकला हुआ वो इनर कोर जो होता है वो उसने ले लिया होता है। इसकी उसकी पूरी बॉडी आग की तरह तपने लगती है और यहाँ पे हुयांग अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है जहाँ पे उसी का अवतार यानी कि उसकी जो मंकी स्पिरिट होती है वो उसके सामने अपीयर होता है और उसे कहता है कि फाइनली हम लोग मिल पा रहे हैं और वो तुम ही हो जिसने मेरे फॉरबिडन लैंड में आने की हिम्मत की है। ऐसा कहते हुए उसकी स्पिरिट उसी के अंदर समा जाती है जिसके बाद अब उसके अंदर एक गोल्डन एनर्जी जनरेट होने लगती है और अब यहाँ सीन कट होता है और हमें उसी क्रोकोडाइल को दिखाया जाता है जिसके पेट के अंदर अभी हुयांग है। यहाँ शिंजो और शशि उसके साथ फाइट कर रहे होते हैं लेकिन ये दोनों उसके सामने टिक नहीं पाते। अब यहाँ शिंजो उसके अटैक से गिर जाती है और वो क्रोकोडाइल जैसे ही उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है हम देखते हैं कि हुयांग उसके पेट को चीरते हुए बाहर निकलता है और अब उसने अपने आप को मंकी स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म कर लिया था और हम देखते हैं कि एक पावरफुल ओपोनेंट अपने सामने देखते ही गुई उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ पे हम इन दोनों के बीच एक अद्भुत फाइट को होता हुआ देखते हैं जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन फाइनली जो हुयांग होता है वो अपने गोल्डन वेपन की मदद से उस गुई के तलवार को तोड़ देता है। आगे हम उस गुई को देखते हैं जो कि अब अपने असली फॉर्म में वहाँ पे आता है जो आधे पक्षी और आधे टर्टल के रूप में होता है और अब उसका ये अवतार आकार में काफी बड़ा होता है। यहाँ पे वो अपनी एक यूनिक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और हुयांग पे अटैक करता है, लेकिन हुयांग के सामने उसके ये अटैक्स नाकाम होते हैं। आगे हम हुयांग को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिट को जनरेट करता हुआ एक जोरदार अटैक उस पे करता है जिससे उस गुई का जो शील्ड होता है वो क्रैक हो जाता है और वहीं पे टूट के बिखर जाता है। आगे हुयांग गुई पे लगातार अटैक्स करता है जिससे वो कमजोर हो जाता है और फाइनली उस पे एक जोरदार अटैक करने के बाद वो गुई वहाँ पे मात खा के नीचे गिरता है। अब वो गुई पूरी तरह से वहाँ घायल हो चुका था और अपने आप को मरने से बचाने के लिए वहाँ से 9-2-11 होके भाग जाता है। यहाँ पे हम पूरी तरह से उसे अधनंग अवस्था में देखते हैं जिसकी इस हालत में आने का इंतजार कोई बाहर कर रहा होता है और ये वही लड़का हुची होता है। यहाँ हुची उसके सामने आता है और उसे जोरदार किक लगाता है और वो उसके सीने को चीरते हुए उसके अंदर का इनर कोर दबोच के निकाल लेता है और फाइनली उसे कहता है कि तुम इस जगह के हकदार नहीं हो क्योंकि मेरे पेरेंट्स ही इस टॉम के कीपर थे और उनकी मौत का बदला आज मैंने तुम्हें मार करके ले ही लिया। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हमें हुयांग को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से एग्जॉस्ट था और इसी बात का फायदा उठाते ही हैमर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हुयांग के पास जो बची कुछ एनर्जी होती है वो उसका यूज करता है और उस हैमर को वहीं जान से मार डालता है। अब उसकी पूरी तरह से एनर्जी लॉस हो चुकी होती है इसलिए वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। यहाँ जीमा उसे आके संभालता है और अब उन लोगों का अगला काम ये होता है कि उस पॉन्ड में जो वो वीक वाटर है उसे लेकर के हुयांग यहाँ अपनी स्पिरिट को वापस से रीजनरेट कर पाए। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि डक्कन अपने पार्टनर की मौत का बदला लेता है और वो ये कहते हुए कि मंकी स्पिरिट की जो ब्लड लाइन होती है वो काफी रेयर होती है जिसके लिए वीक वाटर काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं कभी तुम्हें इसका यूज करने नहीं दूंगा। इसीलिए उस पॉन्ड वाले वीक वाटर को डक्कन पॉइजनस कर देता है उसमें एक पॉइजन बॉम्ब डाल करके
जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और देखते ही देखते उस पॉन्ड की पूरी वाटर दूषित हो जाती है। चारों तरफ एक ईविल ऑरा फैल जाता है, जिसपे सभी लोग उसे स्टूपिड कहते हैं क्योंकि उसने सबकी जान के साथ साथ अपनी जान को भी यहाँ खतरे में डाल दिया है। और देखते ही देखते अचानक से वहाँ पे सारी जमीन हिलने लगती है, जिसपे शिंजो उसे बताती है कि इस अंडर वाटर रेल्म की सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ इसके सीक्रेट एजेंट्स फैले हुए हैं और इस बेवकूफ डक्कन ने जो उस वीक वाटर को पॉइजन किया है, इसके वजह से यहाँ पे जो छुपे हुए लेजेंड्स हैं उसको उन्होंने जगा दिया है। अब आगे हम देखते हैं कि उस पॉन्ड के अंदर से एक तेज एनर्जी बाहर निकलती है जो बाकी के सभी चीजों को अस्त व्यस्त कर देती है और उसके अंदर से हम एक बहुत बड़े विशालकाय ड्रैगन को बाहर आता देखते हैं और अब उसके मुंह से आग के बजाय इलेक्ट्रिक वेव निकलने के कारण पूरी गुफा जैसे डिस्ट्रॉय हो रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि उस गुफा को पूरी तरह से तबाह करने के बाद वो ड्रैगन जो होता है वहीं अपने आप ही मारा जाता है क्योंकि उस ड्रैगन की शक्तियों को इतने सालों तक उस योगी ने एक्सप्लोर किया था, जिसके कारण अब उसके अंदर अब कोई पावर नहीं बची थी और उसी ने ही उस अर्थ स्पिरिट ऑर्ब को कंट्रोल करके रखा था। लेकिन उस वीक वाटर को पॉइजनस कर देने के कारण इसके अंदर का जो जेड होता है वो टुकड़ों में बिखर जाता है और यही बात शशि को शिंजो बता रही होती है कि इसी कारण से ये ड्रैगन यहीं पे मारा गया। लेकिन अब उनके पास एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला था क्योंकि पूरी तरह से वो गुफा तबाह हो चुकी थी और उसके अंदर अब पानी भरता जा रहा था। इधर हुयांग को देखते हैं कि उसकी पूरी तरह से अब एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इसीलिए वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जीमा यहाँ उसकी मदद करता है उस गुफा से बाहर निकलने के लिए, लेकिन तभी वो जो डक्सन होता है वो इन दोनों पे ही अटैक करता है ये कहते हुए कि मैं तुम लोगों को यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ जीमा और शिंजो जो होते हैं वो अपने अपने प्रोटेक्टिव शील्ड से उसके अटैक से बच जाते हैं। और अब आगे देखते हैं कि उस गुफा में पानी भरता ही जा रहा था और वे लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि इतने में शिंजो जो होती है वो अब उस पानी के अंदर जा करके उस लेजेंडरी अर्थ स्पिरिट ऑर्ब को हासिल कर लेती है और अपने पास रख लेती है। अब आगे धीरे धीरे उस गुफा में पानी भरता ही जा रहा था और वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं कि इतने में शिंजो जो होती है वो हुयांग की तरफ एक बॉटल फेंकती है। अब इस बॉटल में क्या होता है ये हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ सीन चेंज होता है और फाइनली आखिरकार जो जीमा होता है वो हुयांग को सीक्रेट रेल्म से बाहर ले ही आता है। अब यहाँ हुयांग को होश आता है और वो उससे कहता है कि ना उनके हाथ में वो वीक वाटर लगा ना ही वो अर्थ ऑर्ब, मीन्स कि उनकी ये पूरी जर्नी बेकार चली गई। जिस पर जीमा उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि हुयांग काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, उसकी 2 रीढ़ की हड्डियां टूट चुकी होती हैं, इसलिए हुयांग अब उसकी जान बचाने के लिए उसे जल्द से जल्द अस्पताल लेके जाता है। अब इधर शिंजो और शाशी भी उस सीक्रेट रेल्म से आखिरकार बाहर निकल जाते हैं और उनका ये मिशन सक्सेसफुल होता है क्योंकि अब उनके हाथ वो अर्थ ऑर्ब लग चुका था। और अब आगे शशि के ये पूछने पर कि हुयांग को उसने बोतल में आखिर क्या दिया था, शिंजो इस बात का कुछ जवाब नहीं देती और उसे कहती है कि हमें जल्द से जल्द अपने मास्टर को जा करके इसके बारे में रिपोर्ट देना चाहिए कि अब उनके हाथ वो अर्थ ऑर्ब लग चुका है जिसके पीछे इविल कल्ट के भी लोग पड़े थे। अब आगे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर हुयांग का इलाज करने से मना कर देता है क्योंकि वो काफी ज्यादा इंजर्ड था, उसकी रीढ़ की हड्डियां भी टूट चुकी थी और उसके सारे वोन्स में इन्फेक्शन फैल चुका था, इसीलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे और वो हुयांग को शहर के किसी बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए जीमा से कहते हैं। जिस पर जीमा उसे कहता है कि हमें आने जाने में काफी घंटों का सफर तय करना होगा और हमारे पास अब इतना वक्त नहीं है। आगे जीमा उस डॉक्टर को अपना मेडिकल लाइसेंस दिखाता है और बताता है कि वो इसका इलाज कर सकता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर के ना मानने पर वो एक एग्रीमेंट साइन करके देता है कि मैं इसे किसी भी हाल में हील कर दूंगा और चाहे रिजल्ट जो भी हो उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ मैं हूँगा। अब डॉक्टर इसके लिए मान जाता है और अब आगे जीमा हुयांग को हील करने का प्रोसेस शुरू करता है। आगे वो ये कहते हुए एक खास तरह का वॉयलेट पोशन को उसके वॉन्ट्स के ऊपर डाल देता है कि ये वीक वाटर तो नहीं है लेकिन इससे तुम्हारे जो इंजरीज हैं वो जरूर हील हो जाएंगी। वो उस पोशन के लगते ही यहाँ हुयांग दर्द से कहराने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी सारी इंजरीज हील हो जाती है और वो अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करता है, इनकी अब उसकी हड्डियां भी जुड़ चुकी थी। अब आगे जीमा 2 दिनों के लिए कहीं पे चला जाता है हुयांग को डॉक्टर की निगरानी में छोड़ के। अगले सीन में हम 2 दिन के बाद का सीन देखते हैं जब जीमा हुयांग से मिलने के लिए आता है। उसे बताता है कि उसके 2 साथी, पहले तो वो मोटी लड़की और दूसरा वो टाइगर, इन दोनों को ही वो इविल कल्ट वालों ने पकड़ लिया है और ये 2 दिनों तक उन्हीं को ढूंढता रहा। इस पे हुयांग कहता है कि तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्द से जल्द उन्हें बचाने के लिए जाना चाहिए। जिसपे जीमा उसे रोक लेता है ये कहते हुए कि अभी तुम्हारी इंजरीज पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं और वे लोग अभी मरे नहीं है, जिंदा हैं। अगर वो मर जाते तो बेलहोंग को इसके बारे में जरूर पता चल जाता। जिसपे हुयांग के ये पूछने पर कि बेलहोंग के पास ये एबिलिटी भी है, जीमा उसे बताता है कि हम सभी रेंजर लीग के जो नाइट ट्रैवलर्स होते हैं उनके एक हेयर स्ट्रैंड को उस यार्ड में रखा गया है जो उनकी लाइफ एनर्जी के स्टेट को सेंस करता है। इसका मतलब है कि हुयांग के भी बाल उस यार्ड में होंगे और इसी से उनको पता चलता है कि कौन जिंदा है और कौन खतरे में है और कौन मारा जा चुका है।
अब आगे जीमा उसे वही वाटर के बारे में पूछता है जो कि शिंजो ने हुयांग को दिया था। और अब उस वाटर को देखते ही जीमा ये समझ जाता है कि हुयांग को अब बचाया जा सकता है, क्योंकि ये वाटर और कोई नहीं बल्कि वही वीक वाटर है जो कि वर्ल्ड में बस अब इतना ही बचा है, जो कि उसके हाथों में वो लास्ट बॉटल है। और इस वीक वाटर की वैल्यू उस अर्थ स्प्लिट ऑर्ब से कम नहीं है। आगे जीमा हुयांग को छेड़ने लगता है, ये कहते हुए कि आखिर लूस लड़की और तुम्हारे बीच ऐसी क्या रिलेशनशिप है कि उसने इतने कीमती ट्रेजर को तुम्हारे हवाले कर दिया। और चाहे इसकी जो भी वजह हो, मुझे तो तुम दोनों के बीच एक गहरे प्यार की शुरुआत दिखती है। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें शिंजो को दिखाया जाता है, जो कि अपने मास्टर को सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि हुयांग ने रेंजर लीग को ज्वाइन कर लिया है और उसकी ब्लड लाइन को भी मैंने जगा दिया है, जो कि रैपिडली प्रोग्रेस कर रही है। लेकिन उसकी कॉम्बैक्ट पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता। और उस सीक्रेट रिल में वो 70 साल से जो गुई था, वो ट्रांसफॉर्म होते ही उसने गुई को ही मार डाला है। आगे वो कहती है कि हुयांग ने ही उनकी जान बचाई है उस सीक्रेट रिल में, वरना ये इस मिशन को कम्प्लीटली पूरा नहीं कर पाते और उस अर्थ ऑर्ब को भी नहीं ला पाते, क्योंकि इस अर्थ ऑर्ब के पीछे वो इवल कल्ट वाले भी पड़े थे। जिसपे वो ओल्ड मास्टर उनसे कहता है कि अभी फिलहाल के लिए उसे रेंजर लीग में ही रहने दो, क्योंकि वो लड़का इतनी आसानी से नहीं मरने वाला और अभी उन रेंजर लीग को ही उसकी पावर्स को और बढ़ाने दो। उसके बाद हम फिर उस हुयांग का यूज अपने हिसाब से करेंगे। अब यहाँ पे वो ओल्ड मास्टर उस अर्थ स्प्लिट ऑर्ब के साथ कुछ करता है, जिसे देख के शिंजो को भी उस पे शक होने लगता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती थी। अब अगले सीन में हमें रेंजर लीग का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ जीमा अपने साथियों को मिस कर रहा होता है, जिसपे हुयांग उसे कंसोल करता है कि वे दोनों जल्द ही वापस आ जाएंगे। अब आगे जीमा यहाँ बेलहोंग से कहता है कि उसे कुछ मेडिसिनल हर्ब्स चाहिए, क्योंकि हुयांग को ठीक करने के लिए उन्हें वो वीक वाटर मिल चुका है और वो अब उसकी हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे ताकि उसकी फाउंडेशन को स्ट्रेंथ मिल सके। जिसपे बेलहोंग उससे पैसे मांगता है उन मेडिसिनल हर्ब्स को खरीदने के लिए, क्योंकि उसके पास जो पैसे थे वो खर्च नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो पैसे उसने अपने होने वाली वाइफ के लिए बचाया था। जिसपे हुयांग उसे कहता है कि मैं उन मेडिसिनल हर्ब्स के लिए पे कर देता हूँ। इस पे जीमा ये सोचते हुए फिर से उदास हो जाता है कि अगर हमारे पास हमारी वो मेंबर वो मोटी लड़की होती तो हमें कोई भी मेडिसिनल हर्ब्स खरीदने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उसके पास हर तरह के पोषण बनाने का सुपरनेचुरल पावर जो है। अब आगे हम देखते हैं कि जीमा सारी तैयारी कर चुका होता है। वो एक बड़े से पॉट में बेलहोंग के द्वारा लाए गए मेडिसिनल हर्ब्स को उबालने लगता है और अब इसी खोलते हुए पॉट में हुयांग को अंदर जाना है। आगे जीमा उसे बताता है कि इससे तुम्हारे मेरिडियंस की ब्लॉकेज खुल जाएगी और तुम्हारी बॉडी को नरिशमेंट मिलेगी। जिसमें हुयांग उससे पूछता है कि इस पॉट के अंदर जाने के बाद तो मैं बॉइल्ड मीट बन जाऊंगा। यहाँ बेलहोंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा मीट उतना ज्यादा टेस्टी नहीं होगा और हमें उस मीट को खाने का कोई शौक नहीं है। आगे वो उस खोलते हुए पानी में वीक वाटर भी मिला देते हैं, जिससे हुयांग के वापस से रिबॉर्न होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और अचानक से वो इतना ज्यादा फूल जाता है कि वो उस पॉट के अंदर ही समा नहीं पाता। अब उसके अंदर एनर्जी का बहुत ही ज्यादा फ्लो बहने लगता है। इसमें हुयांग यहाँ कहता है कि अब उससे रहा नहीं जाता, उसे लगता है कि वो तुरंत ही फट जाएगा। जिसपे जीमा उसे शांत रहने को कहता है और उस सिचुएशन बैक टू नॉर्मल हो जाती है। आगे हम हुयांग के पूरे मेरिडियंस को ओपन होता हुआ देखते हैं, जैसे कि उसके अंदर का ब्लॉकेज हट गया और उसने पूरी तरह से वीक वाटर को अडेप्ट कर लिया हो, जिसके कारण उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है और तुरंत ही वो पॉट क्रैक होकर टूट जाता है। अब यहाँ हुयांग की एनर्जी एक लेवल अप कर चुकी थी, जिसके लिए जीमा उसे कांग्रेचुलेट करता है। अब आगे जीमा उसे आराम करने को कहता है ताकि अगले दिन उसे लू वाई से मिलाने ले जाए, क्योंकि ये लू वाई वही है जिसके पास सारी जानकारियाँ मौजूद होती हैं और पिछली बार उस सीक्रेट रिल्म में जाने का रास्ता भी उसे नहीं बताया था। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो डर के मारे भाग रहा होता है, जिसका पीछा वही रेड किंग प्रियस कर रहा होता है और वो उसे धर दबोचता है और उसका खून को सक करने लगता है। आगे हमें इविल कल्ट के ही मेंबर उसी रेड किंग के बारे में बातें करते हुए नजर आते हैं, जो बताते हैं कि रेड किंग काफी ज्यादा खतरनाक है और वो अपनी एनर्जी को वापस से रिजनरेट करने के लिए ह्यूमन ब्लड को पीता है। सो वो यहाँ पे आते ही हमसे पूछेगा कि वो अर्थ ऑर्ब कहाँ है और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो रेड किंग आ ही जाता है, जो उनसे वही अर्थ ऑर्ब मांगने लगता है। इस पे डक्सन उसे बताता है कि हम अर्थ ऑर्ब नहीं ला सके, क्योंकि रेंजर लीग के लोग और हुआ फैमिली के मेंबर शिंजो ने मिलकर काम किया और अब वो अर्थ ऑर्ब उन्हीं के पास है। आगे वो रेड किंग बताता है कि उस ओल्ड मास्टर ने ही मेरे इमॉर्टल भाई को कई साल पहले मार डाला था, इसीलिए मैंने अपना बदला लिया और अपने पॉइजन से उसे मारने की कोशिश की। लेकिन लगता है कि वो उस ओल्ड मास्टर को बचाने के लिए उस अर्थ ऑर्ब को उन्होंने हासिल कर लिया है, तो इतनी आसानी से मैं उसे वापस जागने कैसे दे सकता हूँ। आगे डक्सन उससे कहता है लेकिन अब उस रेंजर लीग के पास एक नया हेल्प आ चुका है, जो कि एक लड़का है और उसकी स्पिरिट मंकी की है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और उसी ने ही उस सीक्रेट रिल्म के गुई को भी मार डाला है।
जिसपे रैट किंग कहता है कि वो मंकी स्पिरिट तो मेरे लिए एक वेस्ट की तरह ही है, और रही बात तुम लोगों की तो तुम लोग भी मेरे लिए कचड़े से कम नहीं हो। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें रेंजर लीग का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लेडी आती है जो कि उनकी मकान मालकिन होती है। यहाँ पे वो लेडी उन पे चिल्लाने लगती है क्योंकि उन्होंने 2 महीने से इसका रेंट नहीं पे किया था। यहाँ बेल हॉन्ग उससे रिक्वेस्ट करते हुए 3 दिनों का और समय मांगता है। हाँ, वो लेडी नहीं मानती और कहती है कि अभी के अभी अगर पैसे नहीं दिए तो रेंट को मैं दुगना कर दूंगी। कि तभी हुयांग वहाँ पे आता है जो कि उनकी रेंट पे करने में मदद करता है, लेकिन ये पैसे भी उसके नहीं होते हैं। उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे ये पैसे उधार दिए होते हैं, जो कि उसी को बचाने के लिए अब मारा जा चुका है। यहाँ पे हुयांग उसी के बारे में सोच करके थोड़ा सैड हो जाता है। अब वो औरत वहाँ से ये कहते हुए चली जाती है कि किन भूखे नंगों को मैंने अपना घर दे दिया है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों उस लू वाई से मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट में जाते हैं। अब वो इलीगल काम करता था, इसलिए उसे बुलाने के लिए एक सीक्रेट कोड होता है, क्योंकि 3 बार उन चॉप स्टिक से कप में मारना होता है। अब वहाँ पे एक आदमी आता है जो उनसे कहता है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ क्योंकि मेरे मास्टर काफी बिजी हैं। यहाँ जीमा उस पर अपने तिलिस्मान का यूज करता है और उसे अपने घुटने के बल बैठा देता है और उससे कहता है कि जल्द से जल्द अपने मास्टर को यहाँ बुलाओ, वरना तुम उठने के भी काबिल नहीं रहोगे। लेकिन वो आदमी दौड़ते हुए अपने मास्टर को नहीं बल्कि 2 मुस्टंडों को बुलाता है। अब यहाँ पे उनकी फाइटिंग शुरू हो जाती है और वे दोनों चंद मिनटों में ही उन 2 मुस्टंडों को वहीं पार घाट लगा देते हैं। कि तभी वो आदमी अपने एक और बंदे को बुलाता है जो कि डैगर चलाने में माहिर होता है। वो बंदा आते ही अपने नाइफ से यहाँ हुयांग पे हमले करने लगता है। इसके हर एक अटैक्स को आसानी से यहाँ हुयांग डॉज कर रहा होता है। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लू वाई आ जाता है और इन सभी को रोकता है। अब आगे लू वाई यहाँ पे अपने आदमी यूची से कहता है कि इन 2 मुस्टंडों को उठा करके ले जाओ। यहाँ पे लू वाई जीमा से इस बात के लिए माफी मांगता है कि उसके भतीजे ने यहाँ उनके साथ मिसबिहेव किया है। वो अपने भतीजे को डांटते हुए उसे जाने को कहता है। आगे जीमा उससे पूछता है कि मुझे तुमसे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, तुमने हमें उस सीक्रेट रेल्म के बारे में बताया था, तो आखिर वहाँ पे हुआ फैमिली के मेंबर के साथ साथ इविल कल्ट के भी लोग कैसे पहुँच गए? तो ये तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर तुम ही हमारे साथ डबल गेम खेल रहे हो। इस पे लू वाई उसे कहता है कि ये मैं नहीं, जरूर मेरा भतीजा होगा, उसने ही पैसों की लालच में इतने गहरे राज को उन लोगों को बेच दिया होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसके लिए इसे पनिश करूंगा। जिसपे जीमा उसे कहता है कि तुम्हारे भतीजे की लालच के कारण हम दोनों उस सीक्रेट रेल में मरते मरते बचे हैं। जिसपे लू वाई उन दोनों से ये प्रॉमिस करता है कि अगली बार इस तरह की सिचुएशन नहीं आएगी। आगे जीमा उसे कहता है कि पूरे मार्केट में ये खबर फैली हुई है कि वो अर्थ ऑर्ब हम पावर रेंजर्स के पास है, लेकिन वो हमारे पास नहीं है बल्कि हुआ फैमिली के पास है। अब इस बात पे लू वाई काफी हैरान होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अर्थ ऑर्ब इन दोनों के ही पास है। हुयांग यहाँ उसका जवाब देता है कि अगर वो अर्थ ऑर्ब हमारे पास रहता तो हम तुम्हारे पास यहाँ अभी क्यों आते? जिसपे जीमा उससे पूछता है कि पता नहीं आखिर ये मार्केट में ये न्यूज किसने फैलाई है, और हम तुम्हारे पास उस हुआ फैमिली का ही अता पता जानने के लिए आए हैं। साथ ही हमें एक और लड़की की तलाश है जो कि हुआ फैमिली से ही है, जिसका नाम शिंजो है। जिसपे लू वाई उन्हें बताता है कि हुआ फैमिली काफी मिस्टीरियस है और उनके रहने का ठिकाना और काम करने के तरीके के बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता चला है। और जिस लड़की शिंजो का पता तुम मुझसे पूछ रहे हो, इसके बैकग्राउंड के बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ। उसने अपनी इन्फॉर्मेशन को इतनी खुफिया रखा है, लेकिन मुझे उसके बारे में बस इतना पता है कि उसे किसी किनशिन ने अडेप्ट किया था, और ये किनशिन और कोई नहीं बल्कि हुआ फैमिली का ही हाउसकीपर है। लेकिन उसकी शक्तियाँ क्या है और वो किस तरह की नाइट ट्रैवलर है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। अब ये सुनते ही हुयांग उसके बारे में सोचने लगता है। आगे वो लू वाई से कहता है कि तुम उसके बारे में नहीं, उसके आसपास के रहने वाले लोगों के बारे में पता करो, इससे तुम्हें उसके बारे में खुद ब खुद पता चल जाएगा। जिसपे लू वाई उसे बताता है कि उसके साथ एक असिस्टेंट होता है जिसका नाम शाशी है। अब आगे लू वाई उनसे 2 दिनों का वक्त मांगता है ताकि वो उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर सके। अब आगे जीमा उसे एक और इन्फॉर्मेशन मांगता है अपने 2 मेंबर्स के बारे में जो लापता हो चुके हैं, या हो सकता है कि वे उस इविल कल्ट के ही कब्जे में हो। यहाँ लू वाई उन्हें भी ढूंढने का आश्वासन जीमा को देता है। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हुयांग जीमा से पूछता है कि ये लू वाई पे भरोसा किया जा सकता है कि नहीं। जिसपे जीमा उसे कहता है कि ये लू वाई तो भरोसे का आदमी है, लेकिन जरूर इसका भतीजा ही होगा जो लालच के कारण इस सी इन्फॉर्मेशन को इस तरह से लीक कर रहा है। अब आगे वे लोग टैक्सी लेने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इन दोनों के पास 1 रुपया तक नहीं होता। इस पे हुयांग कहता है कि नाइट ट्रैवलर्स के पास तो इतनी सुपर नेचुरल पावर होती है, क्या वो अपनी इन पावर का इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमिक जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते? तो फिर ऐसी पावर्स रहने का क्या ही फायदा हुआ जो आपको ढेर सारे पैसे ना दे सके। जिसपे जीमा उसे बताता है कि टोटल 8 इमॉर्टल्स हुआ करते थे और ये नाइट ट्रैवलर्स उन्हीं के ही वंशज हैं। उन्हें कमाने की जरूरत ही नहीं होती थी क्योंकि उनके जो पूर्वज थे वो उनके लिए इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे। उन प्रॉपर्टीज को बेच करके उनकी दैनिक जरूरतें पूरी होती थी। लेकिन अब वर्ल्ड में काफी चेंजेस आ चुके हैं और जिनके पास अब कोई प्रॉपर्टीज नहीं बची
वो या तो बॉडीगार्ड की नौकरी करते हैं या तो फौज में शामिल हो जाते हैं, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिला सकता हूँ। तभी उन्हें रास्ते में एक झूठी भविष्यवाणी बताने वाला दिखता है और इससे जीमा को यहाँ पे एक आइडिया सूझता है कि वो इसका यूज करके काफी सारे पैसे कमा सकता है। यहाँ वो आदमी अपने आप को अंधा बताता है और हर तरह की भविष्य की जानकारी देने का दावा करता है, लेकिन जीमा जानता था कि वो यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है, इसीलिए वे दोनों आगे बढ़ जाते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि उनका एक नोट नीचे गिर गया हो। वो आदमी उस नोट को देख लेता है और उसे पाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी ये दोनों उसे ल्योर करते हुए एक गली के अंदर ले आते हैं। उसे पीटते हुए कहते हैं कि तुम तो कह रहे थे कि तुम अंधे हो, तो तुम्हें ये नोट कैसे दिख गया। आगे जीमा उस आदमी के कपड़े पहन लेता है, इसकी सीट पे जाके बैठ जाता है कि तभी वहाँ से एक महिला गुजरती है जो कि पूरी तरह से डिप्रेस लग रही होती है। जीमा उसकी परेशानी को समझ जाता है और यहाँ दावा करता है कि वो उसकी मुश्किल को दूर कर देगा। इस पे वो महिला तो पहले नहीं मानती, जिस पे जीमा उसे उसकी जिंदगी के बारे में कुछ ऐसे राज बताता है जो सिर्फ वो महिला ही जानती थी। ये सुनते ही उस महिला को उस पे विश्वास आ जाता है। अब आगे जीमा उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपने तिलिस्मान का यूज करता है, जिससे वो लेडी पूरी तरह से हील हो जाती है और काफी तंदुरुस्त महसूस करती है और इस खुशी में आकर के वो जीमा को काफी ज्यादा पेमेंट भी देती है। अब अगले सीन में यहाँ शिंजो को दिखाया जाता है जो कि शशि को कॉल करके एक सीक्रेट जगह पे बुला रही होती है। तभी उसे गली में दो गुंडे दिख जाते हैं जो कि एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। वो इवन उसे हैरेस करते हुए उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी शिंजो वहाँ पे आ जाती है और वो उन दोनों गुंडों को ऐसा मजा चखाती है कि एक बड़ी बिल्डिंग से एक पैर तले उन्हें उल्टा लटका देती है। वे दोनों गुंडे यहाँ डर के मारे शिंजो से कह रहे होते हैं कि बहन जी हमें माफ कर दो, और डर के मारे उनकी इतनी फट जाती है कि पहला गुंडा अपनी पैंट को पीली और दूसरा गुंडा अपनी पैंट को गीली कर देता है। अब आगे वे दोनों यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं कि वो इस तरह की घिनौनी हरकत अब कभी नहीं करेंगे, इसलिए शिंजो भी उन्हें जाने देती है और नहीं मारती। अब आगे यहाँ पे शशि आ जाता है जो सोचता है कि अगर मैं पहले आता तो इस लड़की को बचा लेता, तो हो सकता है कि मेरे हैंडसम फेस को देख करके ये मेरे प्यार में गिर जाती। कि वहीं दूसरी ओर हम लुवई के आदमी यूची को देखते हैं जो इन दोनों पे अपनी नजर रखे हुए था, क्योंकि इनके बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठा करनी थी। अब आगे शिंजो तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन शशि को वो लड़की काफी ज्यादा क्यूट लगती है, इसीलिए वो जैसे ही आगे उससे बढ़ने के लिए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, वो लड़की डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है, जिस पर शशि को लगता है कि वो इतना हैंडसम है कि वो उसके हैंडसम फेस को देख करके वो बेहोश हो चुकी है और उसकी इस बचकानी हरकत पे जो उसका पीछा कर रहा होता है यूची उसे इडियट कहता है। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है जहाँ जीमा हुयांग को बता रहा होता है कि जो शिंजो है वो भी एक नाइट ट्रैवलर है और हो सकता है कि उसकी शक्तियाँ स्पाइडर से मिलती जुलती हों, क्योंकि मैंने उसके कंधे पर स्पाइडर सिल्क को देखा था और वो स्पाइडर सिल्क आम लोग नहीं देख सकते। काफी देर तक ये हवा में अगर एक्सपोज रहा तो काफी ज्यादा टॉक्सिक भी होता है। तभी उनके पास वो स्पाई करने वाला यूजी आता है जो शशि और शिंजो के बारे में सारी जानकारी उन्हें बता देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। अब आगे हम देखते हैं कि उस एजेंट यूजी ने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली होती है। अब आगे वो उनको पता बताते हुए कहता है कि ये दोनों अभी अभी एक मिशन पे गए हुए हैं, जहाँ पे उसके असिस्टेंट शशि का काम होता है कि वो बाहर की तरफ गार्डिंग करे और मिशन को कंप्लीट करने का काम शिंजो करती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से उन्होंने हुयांग पे नजर रखी थी। अब आगे ये तीनों उन्हें पकड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पे यूजी जो कि 2 दिनों से उस शशि पे नजर रख रहा होता है उसे पकड़ने के लिए उस पे अटैक करता है, लेकिन शशि उसके अटैक को डॉज करते हुए उस पे काउंटर अटैक करता है। अब आगे हम देखते हैं कि इनकी छोटी सी फाइट होती है जहाँ यूजी ने शशि को बंदी बना लिया होता है और उसे अपने कार में डाल देता है, लेकिन शशि काफी चालाक होता है, वो उसे अपनी बातों में लगा लेता है और फिर उसी की कार लेकर के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यूजी उसका पीछा करना कंटिन्यू रखता है और वो अचानक से उसी कार के ऊपर आ धमकता है और फाइनली उसे पकड़ ही लेता है। यहाँ वो पूरी तरह से उसे रस्सियों से बांध देता है ताकि वो अब की बार नहीं भाग पाए। इधर दूसरी तरफ शिंजो को पकड़ने के लिए हुयांग और जीमा उस मॉल में एंटर करते हैं, जहाँ पे वो किस रास्ते गई है इसका पता लगाने के लिए जीमा अपने तिलिस्मान पपेट का यूज करता है, जिससे शिंजो का पीछा करना अब काफी आसान हो जाता है। वो उस पपेट को फॉलो करते हुए शिंजो जिस रूम के फ्लोर पे गई है वे लोग भी वहीं पहुँचते हैं और वहाँ दरवाजा खोलते ही वो उससे ये पूछते हैं कि हमें वो अर्थ ऑर्ब चाहिए जो तुमने अपने पास रखा है, जिस पे जीमा उसे बताता है कि हमें वो अर्थ ऑर्ब अपने लिए नहीं चाहिए, बल्कि हम अपने मास्टर को किसी भी तरह से बचाना चाहते हैं, क्योंकि अभी वो मौत से जूझ रहे हैं और सिर्फ वो अर्थ ऑर्ब ही उन्हें बचा सकता है। जिस पे शिंजो उन्हें कहती है कि एक बार जो चीज हुआ फैमिली की हो जाती है, चाहे कोई भी रीजन हो वो उनसे कोई नहीं ले सकता। अब इसी बीच इन तीनों में यहाँ फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ शिंजो इन दोनों के मार्शल आर्ट्स का काफी अच्छे से जवाब देती है और मौका मिलते ही वहाँ से खिड़की के थ्रू भाग जाती है। लेकिन इनके पास अभी भी शिंजो का असिस्टेंट शशि होता है, जिससे ये लोग इंट्रोगेट करना शुरू करते हैं। यहाँ ये लोग उसे उल्टा कर देते हैं और उसके पास से मिली हुई सारी चीजों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगते हैं। इस
जिसपे शशि उनसे कहता है कि वो सिर्फ प्यादा है और उसे नहीं पता कि वो अर्थ ऑर्ब अभी कहाँ पे है। जिसपे जीमा उसे कहता है कि ये ऐसे नहीं बताएगा, मुझे इसका मुंह खुलवाने के लिए एक ट्रिक मालूम है। आगे वो उसके ऐसे एक्वा पंचर पॉइंट्स पे हिट करता है जिससे उसे बहुत तेज गुदगुदी होने लगती है और वो पागलों की तरह सिर्फ हंसता ही जाता है। लेकिन अब शशि से रहा नहीं जाता, वो उससे कहता है कि वो सारी चीजों को बता देगा, बस इस गुदगुदी को रोक दो। जीमा उसकी गुदगुदी रोक देता है और अब वो यहाँ बताना शुरू करता है कि 10 दिनों के बाद एक अंडरग्राउंड ऑक्शन होने वाला है और हुआ जीफान नाम का एक बंदा उसी अर्थ ऑर्ब को उस ऑक्शन में लाएगा। और ये कोई ऐसी वैसी ऑक्शन नहीं बल्कि हान की ऑक्शन होती है जो काफी खुफिया तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसके लोकेशन के बारे में किसी को नहीं पता रहता। और अब तुम लोग मुझसे उस लोकेशन के बारे में मत पूछना क्योंकि वो हमेशा हिडन होता है। जिसपे हुयांग उसकी बात पे विश्वास नहीं करता क्योंकि डेफिनेटली उसे उस लोकेशन के बारे में जरूर पता होगा। इसीलिए वो अपनी उंगलियों को चटकाते हुए अपने पूरे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस उस पे कर देता है, जिससे शशि वहीं बेहोश हो जाता है। और अब ये लोग उसकी तलाशी लेते हैं तो उसके पास से कॉन्टैक्ट लेंसेज निकलते हैं, जिसे पास से देखने पर उन्हें पता चलता है कि ये कोई कॉन्टैक्ट लेंस नहीं है बल्कि एक डिजिटल चिप है, जो कि एक तरह का एडमिशन टिकट है। यहाँ जीमा उस डिजिटल चिप के बारे में बताते हुए कहता है कि उसने कई साल पहले इस हांग की ऑक्शन के बारे में सुन रखा था। कहा जाता है कि उस ऑक्शन में जाने के लिए इसी तरह के एडमिशन टिकट की जरूरत होती है, जो कि हर साल डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है और इस टिकट का मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये गिने चुने लोगों को ही दिया जाता है। जिसमें यूची उनसे कहता है कि ये टिकट तो तुम्हें मिल गया है, लेकिन उस ऑक्शन में जाने के लिए तुम्हें पैसे भी देने पड़ेंगे। अब ये दोनों ही कंगले होते हैं, इसलिए सोच में पड़ जाते हैं कि अब पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा। जिसमें हुयांग उसे ये सजेशन देता है कि अभी 10 दिन बाकी है, तो क्यों ना हम उस भविष्यवाणी दिखाने वाला गेम फिर से शुरू करें, इससे कुछ पैसे तो कलेक्ट हो जाएं। कि तभी जीमा को एक कॉल आता है और उस कॉल को रिसीव करते ही वो यहाँ हुयांग को बताता है कि पैसों का इंतजाम हो गया है। अब ये कॉल उसी धनी महिला का आता है जिसे कुछ दिन पहले जीमा ने ठीक किया था। वो कॉल करके बताती है कि उसके जो फादर इन लॉ है उनकी भी तबीयत खराब रहती है, इसीलिए जीमा आकर के उनका इलाज कर दे। अब यहाँ पे सीन कट होता है और ये दोनों उसी धनी महिला के प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ वो रास्ते में बताता जाता है कि उस धनी महिला जिसका नाम मिस ली है, उसके फादर इन लॉ किसी आन्यू ग्रुप के चेयरमैन हैं और वे लोग काफी वेल्दी फैमिली से हैं। और पिछली बार मिस ली के शोल्डर पे मैंने सिल्क स्पाइडर के ड्रेसेस को नोटिस किया था और इससे मुझे पूरा यकीन है कि उनके घर में भी कोई नाइट ट्रैवलर जरूर है और उसी ने उनके फादर इन लॉ पे कुछ ऐसा करवा दिया है जिसके कारण पिछले 1 महीने से वो कोमा में है। सो हमें उन्हीं मिस्टर जी को ट्रीट करने जाना है। अब आगे मिस ली उसका स्वागत करती है और बताती है कि उसके फादर इन लॉ की हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही है क्योंकि कोई भी मेडिसिन अब उन पे असर ही नहीं कर रही। अब आगे वे लोग अंदर जाते हैं, लेकिन उससे पहले कि वो मिस्टर जियो से मिल पाए, उनका जो बेटा होता है वो इन दोनों को जाने से रोक देता है, ये कहते हुए कि उन चीजों पे उसे विश्वास नहीं है। लेकिन उसकी बीवी जो मिस ली होती है वो उसे ये कह के मना देती है, इन दोनों ने ही मेरी बीमारी को पिछली बार दूर किया था। अब बीवी की भला बात कौन टाल सकता है, इसीलिए वे राजी हो जाते हैं और उन दोनों को अंदर बुलाते हैं। कि तभी वहाँ पे उनका बड़ा बेटा किसी अंकल के साथ बाहर निकलता है और उन दोनों को फिर से अंदर जाने से रोक देता है, ये कहते हुए कि पहले से ही कोई अंदर उनका इलाज कर रहा है, इसलिए तुम लोगों को अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं। आगे उनका जो बड़ा बेटा होता है वो यहाँ उनकी बेइज्जती करते हुए उन्हें जाने को कहता है। इस पे जो जीमा होता है वो उसकी गर्दन में से कुछ निकाल करके सामने पेश कर देता है, जो कि एक स्कॉर्पियन होता है, जिसे देख करके सारे हैरान रह जाते हैं। और आगे जीमा इस स्कॉर्पियन को अपने बीस्ट कैचर में रख लेता है ताकि वो उसके जहर को निकाल करके मेडिसिन बना सके। आगे जीमा उस बड़े भाई से कहता है कि इस स्कॉर्पियन के निकल जाने से अब आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। जिसपे वो अंकल खामोखा की इनकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि इस तरह की ट्रिक्स हमने कई बार देखी हैं, तो तुम दोनों हमसे यहाँ पैसे नहीं ऐंठ सकते, और उन दोनों को वहाँ से जाने को कह देता है। अब इतनी बेइज्जती सुन के ये दोनों भी चल पड़ते हैं कि तभी मिस ली फिर से उन्हें रोकती है और वो बड़ा भाई भी अब इन्हें रोकते हुए पूछने लगता है कि वो पॉइजनस स्कॉर्पियन आखिर उसके बॉडी पे कैसे आया। जिसपे जीमा उसे बताता है कि अगर ये कुछ दिन और तुम्हारी बॉडी पे रहता तो तुम मारे जाते, क्योंकि उस स्कॉर्पियन को तुम्हारे बॉडी के ऊपर किसी ने जानबूझ करके लगाया था ताकि वो तुम्हारी एनर्जी को सक कर सके। जिसपे वो बड़ा भाई भी अपनी कंडीशन बताता है कि मुझे कुछ दिनों से तो अच्छा नहीं लग रहा था, साथ ही मुझे स्वेटिंग भी बहुत ज्यादा आ रही थी, और तुमने जो कुछ भी बताया वो सब सच है, इसीलिए मैं तुम पे विश्वास रखता हूँ और तुम ही दोनों हो जो मेरे डैड को अच्छा कर सकते हो। अब ये कहते हुए वो उस अंकल को इग्नोर कर देते हैं और इन दोनों को अंदर ले जाते हैं। इसी के साथ ही एपिसोड यही खत्म होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये कॉम्बो एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नए अमेजिंग एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।